सो कल की क्लास में हमने एथिक्स, मैपिंग, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स मास्टरी को शुरू किया था एंड वी हैव कवर्ड सम ऑफ द टॉपिक्स जिसमें आपको आइडिया दिया गया था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस फ्लो चार्ट्स एंड मैपिंग पोर्शंस, राइट। तो कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, तो इसमें मैंने डेटा दिया था आपको निमोनिक्स, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टैंजिबल्स, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। और इसके बाद जब आपको रीजंस बताने हो तो आप इस तरीके के फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। ट्री डायग्राम इसको बोलते हैं, ट्री डायग्राम। मतलब एक आपने बीच में हेडिंग लिखी और मल्टीपल पॉइंट्स को लेफ्ट राइट अपर लोअर साइड बना करके दिखा दिया, राइट। चलो, इसके बाद हमने सेकंड देखा था कि बिलीफ, वैल्यूज, एटीट्यूड में अगर रिलेशन बनाना हो तो हम किस तरीके से डायग्राम्स के थ्रू शो कर सकते हैं। तो बिलीफ दो तरीके के होते हैं, वीक और स्ट्रांग। उसमें इमोशंस ऐड कर दो तो वैल्यूज बन गया, वैल्यूज में बिहेवियर ऐड कर दो तो एटीट्यूड बन गया। गॉट इट, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद एटीट्यूड में चेंज कैसे आएगा, अगर आप सिचुएशन उसकी बदल लो तो गॉट इट, एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा। सिचुएशन बदलने पे चेंज कैसे होता है, इसका एग्जांपल हमने देखा था रैगिंग का। जब आप कॉलेज में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आप रैगिंग से डरते हो, लेकिन जब आप फाइनल ईयर में होते हो तब आप खुद रैगिंग करते हो जूनियर्स से। तो ऐसा क्यों, बिकॉज सिचुएशन चेंज होगी, राइट। फिर हमने देखा था कंपैशन, एक बड़ा एग्जाम्पल इसमें हमने लिया था। इसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया था। इसमें अगर आपने एग्जाम्पल देना हो, देखो ये 1 पेज नोट्स मोर देन इनफ है। कंपैशन के ऊपर कोई भी सवाल आ जाए, ये बस 1 पेज का डायग्राम और नोट्स, इट्स मोर देन इनफ। कंपैशन की मीनिंग बताएंगे आप, एम्पैथी इन एक्शन। एग्जाम्पल दें, मदर टेरेसा का, कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, बाबा आमटे लेप्रोसी के लिए बड़ा काम किया इन्होंने, सोनू सूद का एग्जाम्पल, कोविड के दिनों में लोगों को घर पहुंचाया उन्होंने बसों में बैठा करके। एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन के बीच का संबंध आप बताओगे। फिर कंपैशन को इंश्योर करना हो तो ऐसी क्या चीजें जो सोसाइटी में लानी पड़ेंगी, ये हम कर चुके हैं, इसलिए अभी मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। ओके, या तो सोशल जस्टिस, इक्विटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, वेलफेयर स्टेट, ये सारी बातें कंपैशन यानी करुणा को एथिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंश्योर करती है। वेल देन वी डिस्कस अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी दो तरीके से इंश्योर की जाती है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, राइट। टॉप डाउन का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, जैसे कमीशन, सीबीआई, कोर्ट, लोकपाल, सेन। जब भी लोकपाल के ऊपर कोई सवाल आएगा और आपको इसका एग्जाम्पल लिखना हो कि एक पर्सन का बहुत बड़ा रोल था, तो किसका एग्जाम्पल लिखोगे आप लोकपाल एक्ट को पास करने में? आयुषी, अन्ना हजारे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जैसा भी बाबा आमटे का एग्जाम्पल दिया मैंने, बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी का एग्जाम्पल दिया, मलाला यूसुफजई, टेररिज्म से लड़ने के लिए शी वर्कड अ लॉट एट द एज ऑफ 16 ओनली, राइट। उनकी एक बुक है आई एम मलाला, जरूर पढ़ें आप, बहुत अच्छी किताब है। आपको करेज के एक्चुअल एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। कॉलेज के दिनों में मैंने इसको पढ़ा था, दैट्स अ वंडरफुल बुक टू रीड। वेल, इसके बाद कैग होता है। कैग का काम क्या होता है, ऑडिटिंग का होता है। सीवीसी क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 1960s में संथानम कमेटी बनी थी, तो उसके रिकमेंडेशन पे सीवीसी को लाया गया था। ये करप्शन के लिए काम करती, करप्शन के अगेंस्ट में, राइट। सीबीआई आप जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देन वी हैव कोर्ट, डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ कोर्स। सिमिलरली बॉटम अप, जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब जनता की तरफ से, पब्लिक की तरफ से अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाती है? पब्लिक सर्वेंट्स का, डीएम का, आईएएस का, कलेक्टर का, एसपी का। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जनता आप अपील कर सकती है। सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजन चार्टर? बादल मुझे आप नहीं। सर, सिटीजन चार्टर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ चार्टर, वहाँ जहाँ पे मतलब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोई डॉक्यूमेंट मिल ली जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, जहाँ पे राइट्स की बात लिखी रहती है, जहाँ पे मतलब सिटीजन का जो एक होता है ना कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स की बात होता है। मतलब सिटीजन मतलब कि एक ऐसा चार्टर, एक ऐसा नियम जिसके तहत उन वहाँ के सिटीजन का वेलफेयर हो पाए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो सरकारी दफ्तरों में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, वहां पे वो ऑफिस के क्या राइट्स हैं, उस ऑफिस की क्या ड्यूटीज हैं, और जनता अगर आती है तो उनको आसानी से चीजें समझ में आए कि किस तरह का काम हो रहा है वहां पर, किस पर्पज के लिए किस ऑफिसर किस डेस्क पर जाना है, ये सारी बातें वहां पर लिखी होती हैं।
क्या ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इससे थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। लेट से वहां पर लिखा है कि ऑफिस को साफ सुथरा रखना है, गॉट इट, लेकिन ऑफिस बहुत गंदा पड़ा हुआ है। जैसे आप अभी भी बहुत सारे ऑफिसों में जाओगे तो नोबडी केयर्स अबाउट दैट, ओके। वो आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई पोस्ट ऑफिस, कोई डाक खाना नजर आता है, गॉट इट, और इसी में लोग काम कर रहे हैं। तो यू कैन क्वेश्चन अबाउट देम, ये आपकी ड्यूटी है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभिशासन की क्लास में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। गवर्नेंस इज अबाउट अभिशासन, नोट दुशासन। Okay, all right. Then we have this social auditing. You have to describe what do you mean by social auditing. Yes, sir. बादल, आपने हैंड रेज किया था, क्या हुआ? सर इसका आंसर सिंपल वर्ड में दे सकता हूँ, सोशल ऑडिट। बिल्कुल, इसके नाम से इसका आंसर पता चल रहा है, बताइए क्या होता है। जी, जैसा कि जो टर्म है सोशल ऑडिट, सोशल मतलब कि पब्लिक, ऑडिट मतलब कि जब हम किसी चीज को वेरीफाई करते हैं यानी कि चेक करते हैं। तो यहाँ राइट, बेसिकली ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा है। कोई अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइजेशन किया है, मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सोशल ऑडिटिंग में आता है कि पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि भाई कितना खर्चा हुआ, कैसे खर्च हुआ। राइट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंटर, ये सिंपल यही है सोशल ऑडिट। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत सही, यही बताया आपने, यही बताना था। ऑडिटिंग का मतलब होता है सिंपली क्रॉस वेरीफाई करना, ठीक है। उसको चेक करना कि भाई अगर किसी प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए लगे हैं तो क्या सच में 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, वो सच में 1 करोड़ रुपए का काम हुआ है वो। अभी बिहार में कितने सर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक चीज और। हाँ, बताइए। ये जो सोशल ऑडिट है ना, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 148 है ना, CAG, हाँ, कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट का लॉ, वो क्या कहते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसका एक यस, सुप्रीम अथॉरिटी होती है। तो एग्जैक्टली, ऑडिट का मतलब यही है कि आपने जो, नहीं, ऑडिट का स्पेशली एक मीनिंग ये है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, कि कितना खर्च हुआ और कितना ब्यौरा किया आप पब्लिक को बता रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सोशल ऑडिटिंग। और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अभी 13 से ज्यादा पुल 30 दिन के अंदर तो स्वाहा हो गए। पता नहीं किस टाइप का बन रहा है वहां पे, तो मैं तो खुद परेशान हूँ इस टाइप के लिए। पता नहीं क्या डेवलपमेंट है, कैसा है। जब आप मैं उसी परेशान हो, स्टेट को बिलोंग करता ये हूँ, इसमें थोड़ा सा बुरा लगता है। सही बात है, ऐसा होना चाहिए। शासन में कितनी सारी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने करप्शन है, कितने बड़े लेवल का, कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कंटिन्यूअसली इतने सारे ब्रिजेस कोलैप्स कर गए। और सर बुरा तब लगता है कि जीतन राम मांझी जो कि एक CM रह चुके हैं बिहार के, वो कहते हैं कि भाई बारिश का टाइम है, पुल बह जा रहा है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट अगर आप दीजिएगा पॉलिटिकल फिगर, तो थोड़ा सा सोचने शर्म की बात है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल, बोलना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट करेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना। ओके, एनीवे, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सही बताया आपने। अनफॉर्चुनेटली जीतन राम मांझी हमारे एरिया से ही। ऑलराइट, इसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है हमें। अकाउंटेबिलिटी अलग अलग तरीके से, तो क्या करोगे, एक डायग्राम बनता है, ओके। मतलब कि चारों तरफ 4 पॉइंट निकाल दिए आपने और बीच में हेडिंग रख के बॉक्स बना दी, और बाकी 4 पॉइंट को सिंपली वर्ड वर्ड में लिखना है आपको, और उनको भी हेडिंग बना दी। तो देख लो अलग अलग डायग्राम का। अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको सर्कुलर, जो सर्कल से बनता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी गाइस, ओके। आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो टू द पॉइंट कॉपी कर सकते हो, या फिर अपना कोई इनोवेशन ला सकते हो। डायग्राम्स में जैसे करप्शन का मैंने बताया था कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, एक ऐसा डायग्राम जिसमें मैथ्स के काम लिया गया हो। जैसे करप्शन में क्या होता है, मोनोपोली होती है। एक बंदे के पास सारी पावर होगी तो क्या होगा, मोनोपोली आएगी, एकाधिकार आएगा। और डिस्क्रिशन यानी अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है, फैसले लेगा। ये दोनों मिल जाए तो करप्शन होगा, और अकाउंटेबिलिटी हटा दो तब तो घोर करप्शन होगा। गॉट इट। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मोनोपोली को, आप बता दो। मोनोपोली के लिए क्या करना होगा, ई टेंडर जैसी चीजें लेके आओ, ऑनलाइन टेंडर दो, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नेपोटिज्म जैसी चीजें नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन कब होगा, जब पावर को डिसेंट्रलाइज दोगे, पावर को बांट दोगे लोगों में, अपने जूनियर। और अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे, अभी हमने ऊपर देखा था ना कि टॉप डाउन अप्रोच में क्या, CBC CBI, और बॉटम अप प्लानिंग के अंदर RTI, सोशल ऑडिटिंग, सिटीजन चार्टर जैसी चीजें लेकर के आओ, जहां पे जनता खुद सवाल पूछ सके हमारे ऑफिसरों को, यू नो, तब बात बनेगी यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे वैल्यूज हमने देखा था 2 तरह के, ये तो सिंपल है, हो गए हैं।
ये सर्कुलर डायग्राम। सर्कुलर डायग्राम कैसे बनता है? आपने बीच में एक सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद जितने पॉइंट्स आपको आ रहे थे समझ में, आपने लिख दिए यहाँ। ये यूजुअली तब बनाते हैं जब आपके पास पॉइंट्स ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो। ओके, 4 से ज्यादा हो जब भी चलेगा, 4 हो तो नॉर्मल बनाना है, चारों तरफ पॉइंट निकाल के, जैसे ऊपर हमने देखा था। लेकिन अगर 4 से ज्यादा पॉइंट्स आते हो आपके पास, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? इस तरह का सर्कुलर डायग्राम बनाओगे। जैसे इसमें पब्लिक लाइफ के 7 प्रिंसिपल्स की बात की गई है। एक प्रोफेशनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ यानी जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो, तो उसके 7 प्रिंसिपल, 7 सिद्धांत क्या है? सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, लीडरशिप, ये सारी बातें आप बता रहे हो। तो सिंपली आपने एक डायग्राम बनाया और कर दिया काम। बट चलो, सर एक एक सवाल है, जो अपने ऊपर 7 पॉइंट डिस्कस किया है ना, सिर्फ वन लाइनर में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए उन हाँ बताइए। वन लाइनर में उस कॉन्सेप्ट को खाली डिफाइन कर दीजिए ऊपर वाला। ओके ओके ठीक है। तो देखो, आप जानते हैं, सबसे शुरू करते हैं इंटीग्रिटी से। इंटीग्रिटी क्या होती है? कि यू आर शोइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। ओके, जैसे आप डीएम हो तो आपके पास बहुत सारी पावर होती है, गॉट इट। तो आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो जहां पे आपको ऑनेस्टी दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, फॉर द एग्जांपल, आपको पता है कि अभी मानसून का सीजन है, बारिश आ सकती है। तो डीएम के हाउस में क्या होता है? डीएम का जो बंगलो होता है ना, वहीं पे एक डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस होता है, उसके घर पे भी। ऑफिस में तो होता है, उसके घर पे भी एक ऑफिस होता है, क्योंकि डिजास्टर किसी भी टाइम पे आ सकता है। आपको पता है कि फ्लड आ सकता है, यहाँ पे नदी का पानी टूट सकता है, डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना पड़ सकता है। तो अगर मैं रात को 12 बजे सो जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा, और वैसे भी सोने का टाइम है तो मैं सो जाऊंगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उस टाइम पे भी जग रहे हो, कोई कैमरा नहीं लगा है वहां पर, लेकिन इसके बाद भी आप जगते हो कि चलो आज की रात बहुत भारी है, जगना पड़ेगा। गॉट इट, क्योंकि फ्लड आ गया तो मैनेज करना पड़ेगा सारी चीजें। अगर सो गया तो हो सकता है बड़ा नुकसान करना पड़ेगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी आप इंटीग्रिटी दिखाते हो, आप जगते हो उस टाइम पर। एक एग्जाम्पल है छोटा सा, इसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। सेल्फलेसनेस का मतलब है कि सेल्फ को साइड में रख करके, जैसे आप के चुके हैं, इससे इसका मोटो याद है आपको? बताएं, क्या सर? एनएसएस का मोटो क्या था? एनएसएस का मोटो, इट्स नॉट मी बट यू। एग्जैक्टली, बट यू, यानी अपने स्वार्थ को छोड़ना है, अपनी नींद को त्यागना है। सेल्फलेसनेस वहां पर होनी चाहिए, दूसरों के लिए काम करने की, परोपकार की भावना वहां पर होनी चाहिए। कल मैंने ये समझाते हुए इसका एग्जाम्पल दिया था, भागवत गीता में भी बोला गया, निष्काम कर्म योगा। निष्काम, बिना किसी फल की इच्छा के आप काम कर रहे हो, राइट? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। नेक्स्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी तो बेसिक वैल्यू है, सबके अंदर ही होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आप पब्लिक लाइफ के काबिल हो ही नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने उद्देश्य को लेकर के कितने क्लियर हो। गॉट इट, आपके जो गोल्स हैं, आपका जो काम है, क्या केवल आप बातें करते हैं या रिजल्ट भी देते हैं आप? तो रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होना, ऑब्जेक्टिविटी होना। प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है? आपकी ऑब्जेक्टिविटी चेक की जाती है, मेंस के अंदर आपकी सब्जेक्टिविटी, और इंटरव्यू में दोनों ही चेक होती है। फिर अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। कल मैंने डिस्कस किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस, राइट? बताइए बादल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? जिम्मेदारी और जवाबदेही में क्या फर्क है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में जो मेजर डिफरेंस है, जो मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी में आप उस व्यक्ति को या उस समूह को आप मतलब क्या कहते हैं, चार्ज कर सकते हो आप, ठीक है? ठीक मतलब है, आप उसको, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसको आप चार्ज भी कर सकते हो। बल्कि और जो दूसरे रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो भी इसी का पार्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा लाइटर टर्म में है। मतलब कि ठीक है भाई, उसकी जिम्मेदारी है, करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करता है तो चलो ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। जबकि अकाउंटेबिलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही बात मे है, भी। बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर से आता है, और अकाउंटेबिलिटी हमें दूसरों को जवाब देना पड़ता है, इस वजह से हमें करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने हमारे पेरेंट्स का, हमारी मदर, हमारे फादर, है ना, सुबह से शाम तक काम करते हैं, रात दिन। कोई उनका रिपोर्ट नहीं बन रहा है, कोई उनको सैलरी नहीं मिलने वाली है, कोई उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं
और इसलिए वो घर के लिए काम करते हैं, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए काम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जैसे जॉब में होता है, आपकी जॉब पे आपको टाइम पर पहुंच जाना है, टाइम छुट्टी हो गई तो उसके बाद ही जा सकते हो, हफ्ते में एक ही छुट्टी अलाउड है तो एक ही छुट्टी लेनी पड़ेगी। गॉट इट? तो यहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, आपके एक्शन के लिए दूसरे लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं। गॉट इट? ये चीज होती है अकाउंटेबिलिटी। फिर है ओपननेस। ओपननेस का मतलब है कि किसी भी तरीके की कंजर्वेटिज्म का शिकार ना हो आप, नैरो माइंडेडनेस का शिकार ना हो आप। ओके, आपको वहां पे ओपन रहना है। यू हैव टू बी मल्टी डायमेंशन, अनेकांतवाद का सिद्धांत फॉलो करना है। यू हैव टू बी पॉजिटिव टू लिसन टू अदर डायमेंशंस एज वेल, राइट? यू शुड बी अप्रोचेबल, कि लोग, जनता आपको अप्रोच कर सके, आपके जूनियर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स आपको अप्रोच कर सके। लीडरशिप, जानते ही आप, नेतृत्व करने की कला। लेकिन किस तरह की लीडरशिप है यह भी मैटर करता है। हिटलर वाली लीडरशिप है या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाली लीडरशिप है? ओके, ये दोनों ही बातें ऑफकोर्स डिपेंड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाली लीडरशिप। ग्रेट। इसके बाद हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे देखो भी मल्टीपल पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कि हाउ टू बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप इसे पैराग्राफ और पॉइंट में लिखने जाओगे तो भाई पूरा एक पेज भर बच जाएगा और टाइम की कमी पड़ जाएगी। लेकिन आप चाहो तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सिंपली डायग्राम से बना के दे सकते हो। डायग्राम्स में बनाने में क्या होता है कि टाइम बचता है, स्पेस बचता है, और पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको रोल मॉडलिंग का पूरा लाइन लिखना पड़ता कि देयर शुड बी प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट रोल मॉडलिंग टू आवर यूथ। लेकिन जब आप डायग्राम बनाते हो तो आपको सेंटेंस लिखना ही नहीं है, आपको सिंपली कीवर्ड्स लिखनी है। रोल मॉडलिंग, दैट्स इट। आप इसमें चाहो तो फर्दर एक लाइन खींच के एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंदा, एस जयशंकर साहब, राइट? तो ये सारे एग्जांपल्स आप इस तरीके से कोट कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए आप कल की क्लास देखें, ओके? एंड या इसके बाद मैंने यू सुगेम के बारे में बताया था। ये तमिलनाडु कैडर का आईएएस ऑफिसर है। करप्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा रखा था, रिजेक्ट द ब्राइबर, यानी जो घूस देना वाला है उसी को रिजेक्ट कर दो। होल्ड योर हेड हाई, अपने सर को, अपने मस्तिष्क को हमेशा आप ऊंचा रखें। वेयर द माइंड इज फ्री एंड वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, ये एक बहुत ही शानदार पोएम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। चलो, करेज का एग्जांपल देने के लिए यहां से अपने को आज वापस से डिस्कस करना है, ठीक है? तो ये एग्जांपल अब आपको याद रखना है। क्वेश्चन जिसके ऊपर आए, लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन है तो आपके पास लीडरशिप का एग्जांपल होना चाहिए। करेज के ऊपर आपका होना चाहिए। गॉट इट? तो ये सारे चीजें आप देख रहे हो कि कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के पॉइंट फॉर्मेट में, कीवर्ड्स फॉर्मेट में आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। ओके, तो डेफिनेटली वर्क ऑन दिस पार्ट। आप इनका फायदा उठाएं। आप चाहो तो इनको मोटी मोटी किताबें से पढ़ो, या जो हमने टू द पॉइंट चीजें आपको आसान करके दे दी आप इनको यूज करो। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेक्शन आईएएस बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप होम मेकर्स हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, क्योंकि आपका 70% का टाइम बचा देता। एनीवे, तो करेज का एग्जांपल दो तो एस दुबे साहब का एग्जांपल दे सकते हैं। ये आईएएस ऑफिसर थे एनएचएआई के अंदर। इन्होंने मतलब रातों रात देश में सड़कों के लिए, हाईवे के लिए, आपने भारतमाला परियोजना सुनी होगी जिसके अंदर रोडों का निर्माण किया गया हाईवे बड़े लेवल पे। आपने सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। गॉट इट? ये पोर्ट से कनेक्ट करती है। सागरमाला नाम से पता चल रहा है सागर ओशन से रिलेटेड है। तो हमारे जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, जैसे विशाखापट्टनम एक पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जेएनपीटी, कांडला पोर्ट है। ओके, तो ये सारे पोर्ट को कनेक्ट करती है। इंडिया के अंदर जो रोड है वो पोर्ट से कनेक्ट करती है। इन्हें क्या बोलते हैं? भारतमाला। और फिर वो सारे पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करके, मतलब किस कंट्री से माल कहां से जाता है, इसके लिए अलग अलग सिस्टम बना रखे। 13 मेजर पोर्ट है हमारे पास, तो वहां उनको कनेक्टिविटी करना, उसके लिए सागरमाला परियोजना बनाया गया। ये सारी बातें आपको अलग से सेशंस में भी बताए जाएंगे जब हम स्कीम्स को कवर करेंगे। फिर आप प्रकाश सिंह कमेटी के बारे में बता सकते हो। प्रकाश सिंह कमेटी किस बारे में बात करती है? ओके, कि देखो हरियाणा जाट एजिटेशन जब चल रहा था, हरियाणा में जाट जब आरक्षण के लिए मांग कर रहे थे, तब उस टाइम पे प्रकाश सिंह कमेटी बनाई गई थी। गॉट इट? और अनफॉर्चुनेटली इस कमेटी में यह बात सामने आई कि हरियाणा के किसी भी सिविल सर्वेंट ने वहां पे करेज नहीं दिखाया, साहस नहीं दिखाया, जिसकी वजह से वहां के जाट लोगों ने थोड़ी सी अभद्रता, थोड़ी सी वायलेंस जैसी चीजें दिखाई थी।
अगर वहां पे एक बढ़िया सिविल सर्वेंट होता, करेज दिखाता, साहस दिखाता, उनको कंट्रोल करता, तो शायद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे वो नहीं होते, जो बात इतनी बढ़ गई थी वो शायद नहीं बढ़ती। करेज के एग्जाम्पल पे आप मोहम्मद अली का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप जानते हो, आप अमेरिका के रेसलर थे वो। ओके, बहुत सारे उन्होंने गेम्स जीते, बहुत सारी परेशानियां देखी जिंदगी में, लाइफ में। अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल दे सकते हो, बट अजीत डोभाल का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जो अभी करेंटली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, मुख्य सुरक्षा सलाहकार, आईपीएस ऑफिसर रो के अंदर काम किया इन्होंने, पाकिस्तान में 7 साल छुप के रहे सीक्रेट रो एजेंट के तौर पे। मलाला यूसुफजई, आप जानते हैं 16 साल की एज में अपने फोरहेड, अपने माथे पर उन्होंने गोली खाई थी, स्टिल सी सर्वाइव्ड। पूरी की पूरी तालिबान, सर जिसने अजीत आज पूरे देश को कब्जा कर रखा है, अजीत अफगानिस्तान। डोभाल कैसे हो सकता है? क्या? अजीत डोभाल कैसे हो सकते हैं करेज वाले पॉइंट में? अजीत डोभाल भाई इतने बड़े करेज, उन्होंने पूरी लाइफ उनकी करेज की रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे के एग्जाम्पल? इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान में रहे उनका इन्वॉल्वमेंट था, इंडिया की सिक्योरिटी अभी जो वहां पाकिस्तान के अंदर घुस के जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके मेन मास्टरमाइंड मिस्टर अजीत डोभाल ही तो थे। एक्चुअली मैंने इस बुक को थोड़ा सा सर्च किया तो मैंने पाया कि ये व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए भी इसने एनएचआई का जितना करप्शन था उसने काफी हाईलाइट किया था, इसलिए इसको मार भी दिया गया था, असैसिनेटेड कर दिया गया था एस राइट दुबे जी राइट, को। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ करेज एक्चुअली। कितनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी आपको पता है इसके बारे में, यू आर फाइटिंग विद द करप्शन पार्ट, राइट। इसके बाद मलाला के एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे करेज की बात की जा रही थी तो करेज का एग्जाम्पल दे, आप जरूरी नहीं कि अजीत डोभाल का एग्जाम्पल हम करेज में ही दे सकते हैं, और भी दूसरी चीजें हो सकती हैं। गॉट इट? मैं सर इनका एग्जाम्पल डिप्लोमेट में दे सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी में दे डिप्लोमेसी सकते में। हैं आप, बिल्कुल। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेसी के अंदर अजय डोभाल की एक बहुत अच्छी लाइन है जो डिप्लोमेसी में यूज की जाती है, ट्रेनिंग में भी, कि आपके सामने चाहे जितना बड़ा विलेन क्यों ना हो, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ना हो, यू ब्रिंग देम टू द टेबल, आप इसे बातचीत करने के लिए टेबल पे ले आओ। गॉट इट? 50% सॉल्यूशन वही समाधान हो गया। तो कितनी प्यारी बात कही, मतलब सारी चीजें आप बॉर्डर पे नहीं कर सकते। इफ यू कैन ब्रिंग देम टू हेयर, टू द ग्राउंड, टू द टेबल, टू द डिस्कशन, टू द डायलॉग, देन 50% सॉल्यूशन आपने प्राप्त कर ली, क्योंकि फिर आप तो भाई ऑफिसर हो, आप अपनी नेगोशिएशन, अपनी परसुएशन स्किल्स वहां पे शो करो। आर्मी की करेज शो होती है ग्राउंड पर, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होता है ना, उसकी करेज, उसकी असली जो कला है वो कब दिखती है? टेबल के ऊपर, फाइलों के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, परसुएशन के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर, मैनिपुलेशन के ऊपर, राइट। ठीक, गोयनका जी बात करेंगे इसके बारे में, अभी आएगा, उनके बारे में पूरा डिटेल के अंदर है अभी, ठीक है। एम्पैथी कंपैशन, यानी एम्पैथी आप जानती हो, जब आप दूसरे के पेन को फील कर पाते हो। कंपैशन जब आप फील करने के साथ साथ एक्शन भी लेते हो, राइट। तो कोची के अंदर क्या हुआ कि ट्रांसजेंडर को एम्प्लॉय किया गया था पहली बार मेट्रो के अंदर, तो ये दिखाते हैं कि वी आर कंपैशनेट। ये कंपैशन को शो करता है कि वहां के मेट्रो ने, कोची मेट्रो ने, केरला के अंदर ही, राइट, उन्होंने इस चीज को एम्पावर किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर पहली बार एक विमेन को, ट्रांसजेंडर विमेन को पुलिस में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दैट्स अगेन अ वंडरफुल एग्जांपल। ओके, इग्नू क्या करता है? ट्रांसजेंडर्स की सारी फीस माफ कर देता है। तो ये सारे एग्जांपल कंपैशन के, राइट। आप इसका एग्जांपल पर्सनल लाइफ से भी दे सकते हो, ये नहीं कि हमेशा दूसरों के एग्जांपल देने। अगर आप पर्सनल लाइफ के एग्जांपल देते हो एथिक्स में, तो उसके बल्कि ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल कंपैशन का एग्जाम्पल आप में से अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई दे सकता है, जहां आपने पर्सनल लाइफ में किसी की मदद की हो आउट ऑफ कंपैशन, हाँ सर किया है ना। करके। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली यहीं पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास में एक नैनी ब्रिज है, तो हाँ वहां पे हाँ मैंने देखा कि जो काफी स्लम एरिया है, तो हाँ वहां पे देखा मैंने कि बच्चे काफी हैं, मतलब पुअर हैं भी, और लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो मुझे राइट। पेन हुआ वहां पे, मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब कि भाई कि इनको भी तो राइट है पढ़ने का। तो फिर मैंने एक्शन लिया कि मैं एवरी संडे उनको जाके पढ़ा देता हूँ। तो मैंने वो एक्शन लिया जाकर, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हो सकता है जो अभी आपने बताया है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत मैंने बढ़िया, एक्शन लिया ना वहां जाकर, तो मैं काफी संडे संडे शानदार जाता हूँ, एग्जाम्पल उन्हें है। पढ़ा के आ जाता हूँ। हम्म।
राइट, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट है पर्सनल रिलीजन वर्सेस पब्लिक ड्यूटी। राइट, सो पर्सनल रिलीजन वर्सेस पब्लिक ड्यूटी का मतलब क्या है? देखो, सभी के अपने अपने मजहब हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं। कुछ लोग अपने धर्म में थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। उनको लगता है कि हमारा मजहब, हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट होते हो, जब आप पब्लिक ड्यूटी में होते हो, तो आपको वहां पर यह नहीं देखना है कि चलो ये मेरे धर्म का या मेरी कास्ट का या मेरी जात का है तो मैं इसकी मदद करूं या फिर ना करूं। वहां पे एक आईएएस ऑफिसर, अगर आप एक डीएम हो तो डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैं आप। गॉट इट? चलो, तो कुछ चीजें क्या करती है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपकी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के ऊपर। इसका कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम बात करेंगे। जैसे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ओके, दे कंसीडर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स होते हैं, राइट, ड्रग्स हो या फिर अबॉर्शन जैसी चीजें, उसको सिंफुल मानते हैं। राइट, सिंफुल यानी गुनाह है, पाप है। इफ यू ट्राई टू डिले दी बर्थ ऑफ चाइल्ड और यू आर ट्राइंग टू डू अबॉर्शंस, तो ये गलत है, क्योंकि उनके हिसाब से यू आर एक्चुअली किलिंग द चाइल्ड, यू आर एक्चुअली किलिंग अ सोल। सो ऐसा उनका मानना है। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, आज के इंडिया में आप देखोगे 1.45 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस हो गई है, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी अपने मेजर्स चला रही है, जैसे हम दो हमारे दो, जैसे प्रेरणा, जैसे संतुष्टि, ये प्रोग्राम्स है। हम दो हमारे दो के अंदर क्या चल रहा है कि पेरेंट्स, जो कपल्स होते हैं वो दो होते हैं, तो उनके बच्चे भी दो ही होने चाहिए। तो ये एक अच्छा सिद्धांत है, सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। चाइना ने जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, तो उन्होंने इसको कंपलसरी रखा था। अब जाकर उन्होंने ओपन किया है इसको 2 चाइल्ड के लिए। लेकिन इंडिया में ये अगेन 2000 से चल रहा है, 20 साल 22 साल हो गए इसको, 24 साल हो गए। लेकिन इंडिया में कंपलसरी नहीं है, इसलिए नोबडी फॉलोज दैट, लोग हैं जो फॉलो करते हैं। गॉट? तो उसी तरीके से एक प्रेरणा योजना आई है। प्रेरणा योजना के अंदर क्या होता है, हम युवाओं को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो शादी लेट करें, है ना, बच्चे प्रोड्यूस वो लेट करें। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अपनों को हेल्प मिलेगी। गॉट इट? संतुष्टि के अंदर वी टेल पीपल कि 2 चाइल्ड आर इनफ। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के हिसाब से ये चीजें गलत हैं, लेकिन एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति क्या करेगा? गॉट इट? अगर वो केमिस्ट बन गया, अगर वो डॉक्टर बन गया, तो बीइंग अ डॉक्टर उसका काम है अबॉर्शन करना। बीइंग अ केमिस्ट उसको काम है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रोवाइड करना। राइट, तो क्या वो अपनी ड्यूटी से भाग जाएगा? उसकी ड्यूटी क्या कहती है और इसका धर्म क्या कहता है? समझ पा रहे हो? इन चीजों का ध्यान रखना, बहुत बारीकी वाली बात है ये। एंड इसमें किसी की भावनाओं को आहत नहीं हो रहा है। राइट, सभी धर्मों के एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दिस। राइट, बट द थिंग इज दैट कि ट्राई टू टेक इन अ पॉजिटिव वे। राइट, चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का। तो देखो, मुस्लिम्स के लिए अल्कोहल इज सिंफुल, ओके। लेकिन कल को मान के चलो कि मुस्लिम आईएएस ऑफिसर बन जाता है लिकर एक्सरसाइज डिपार्टमेंट का हेड, जहां पे दारू को जो बेचा जाता है उसको रेगुलेट करने का काम होता है। गॉट इट? वहां पे थोड़ी परमिशन भी देनी पड़ती है, लेकिन उसका मजहब तो बोलता है कि भाई अल्कोहल इज नॉट अलाउड, जीरो टॉलरेंस। तो यहाँ पे वो आईएएस ऑफिसर पूरा ही बैन कर देगा बिहार की तरह। तो आज के हिसाब से वो भी ठीक नहीं है, जनता विद्रोह कर बैठेगी। यस सर, नो? तो क्या उसको अपनी ड्यूटी से भाग जाना चाहिए? क्या वो मना कर देगा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा मजहब अलाउड नहीं करता है, मैं तो इस डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा? क्या डिपार्टमेंट को चेंज करवा लेगा? सिमिलरली, लेट से कोई एक डिवोट हिंदू है, राइट, और वो आईएएस ऑफिसर और उसको फिशेज डिपार्टमेंट का हेड कर दिया जाए। गॉट इट? या लेट से जिसके लिए मतलब कि वेजिटेरियन जो ज्यादा है, नॉन वेज या फिर फिशिंग जैसी चीजें जिसके लिए सही नहीं है, अलाउड नहीं है, तो फिशेज डिपार्टमेंट का हेड बन के कैसे काम करेगा? तो अब जो आप चीजें पढ़ रहे हैं इसे बोलते हैं डिलेमा, दुविधा, एथिकल डिलेमा में आप आ रहे हो। मजहब कुछ और कहता है, आप कुछ और समझते हो, आप कुछ और करना चाहते हो। राइट, आपकी ड्यूटी कुछ और कहती है। कुछ थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ी सी अप्रोच बढ़ाने के लिए। देखो, माइनिंग प्रोजेक्ट जो ट्राइबल एरियाज के अंदर होती है, उसकी वजह से क्या होता है आप जानते हो ना, कि उसके अंदर से बहुत डिस्प्लेसमेंट होते हैं। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां से लाखों की संख्या में
ट्राइबल कम्युनिटीज को हटाया गया है डैम बनाने की वजह से। तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा उनको अपनी जमीनें छोड़नी पड़ेगी, अपना जंगल छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हम डेवलपमेंट ना करें, क्या हम माइनिंग ना करें तो गोल्ड कहाँ से, डायमंड कहाँ से मिलेंगे, कॉपर और कोल कहाँ से मिलेगा, एल्यूमिनियम कहाँ से मिलेगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल आरटीआई और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में आया था, आरटीआई 2005 में आया था। आरटीआई बोलता है इंफॉर्मेशन शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बोलता है सारी इंफॉर्मेशन शेयर मत करो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। सही बात है। तो भाई आदमी किसको फॉलो करे? गॉट इट। सेकंड है आफ्सपा। हाँ जी, एक्चुअली आरटीआई जो है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया था, 12 अक्टूबर, तो वो बेसिकली वो ये बोलता है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो पब्लिक बॉडीज है उनका जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आखिर वो पब्लिक फंडिंग है ना, आखिर वो टैक्स से ही तो करते हैं। बट जो राइट आपका कॉन्फिडेंशियल है, मान लो जो डिफेंस से रिलेटेड है या कुछ मान लो सिक्योरिटी से रिलेटेड है या फिर फॉरेन कुछ ऐसा है जो कि जिससे कि देश की अखंडता को चुनौती मिल रही है, तो वहां सिर्फ वो प्रोहिबिट करता है। इसके अलावा बाकी सभी में तो आपको आरटीआई के थ्रू आंसर मिल ही जाता है। सही बताया और आपने। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसका मैं तो सही बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम में सुन रहा हूँ। हो सकता है मेरा एरर होगा कि मैंने नहीं सुना इससे पहले, लेकिन ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। नहीं, ये 1923 का है। गवर्नेंस में तो पहले 3 चैप्टर में ये हर चैप्टर में पढ़ाया जाता है अभिशासन के अंदर। चलो अच्छा नेक्स्ट, अच्छा। आफ्सपा वर्सेस ह्यूमन राइट्स। आफ्सपा आपने सुना होगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आयुषी बताएंगे इसके बारे में, क्या होता है ये और क्यों होता है ये, और क्या डिबेट है इसके पीछे। आयुषी। ओके, एक्चुअली ये क्या है कि आफ्सपा मतलब कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उनके ऊपर लगाया जाती है, मतलब स्पेशल मतलब फोर्सेस होती हैं ये, जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अरुणाचल प्रदेश में लगा देते हैं, और मतलब ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में लगाते हैं। वैसे मुझे अरुणाचल प्रदेश का ही पता है वैसे तो। और इसके मतलब इसमें क्या है कि इसमें डिबेट ये चल रही है कि अभी मतलब एग्जाम्पल देखा गया था कि वहां के लोग प्रोटेस्ट ये कर रहे थे कि वहां के जो मतलब जो सोल्जर्स थे आसपा के, वे मतलब वहां की जो वुमेन्स हैं उनके मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं, रेप करते हैं उनका। तो मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे उस चीज के लेकर, और मतलब उस मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आसपा हट जानी चाहिए। That's the only reason. That's the only debate. Okay, Badal, do you have anything to talk about, to add on regarding AFSPA? What's wrong with AFSPA? एक्चुअली सर ये जो अफसफा, मैं तो इसको बचपन से अभी तक अफसफा ही पढ़ते आया हूँ। मेरी मेरी एरर रही है। इसका फुल फॉर्म है आर्म फोर्सेस, वही स्पेशल पावर। तो बेसिकली इसमें जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ऐसा नहीं कि पूरे स्टेट में लागू कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो उस स्टेट की जो पर्टिकुलर जो डिस्टर्ब एरिया है जहाँ पे मतलब जो देश की सिक्योरिटी को बेसिकली हानि पहुंच रही है, मतलब कि खतरा है एक काइंड ऑफ, ठीक है, तो Right. वहां पे लागू कर दिया जाता है। और पैरा मिलिट्री या फिर मिलिट्री को कंप्लीट और ऑटोनॉमी दे दी जाती है उस एरिया का। तो ये आपको आपको बस देश की रक्षा करनी है, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी कर सकते हो ना, ये कम्प्लीटली गलत है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स भी, और वैसे भी जनरल सेंस में भी इतना पावर नहीं देना चाहिए, इवन आर्मी को भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसका दुरुपयोग, जैसा आयुषी ने बताया, मैं एग्री करता हूँ कि इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा था। स्पेशली ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम का क्षेत्र है, एक लेडी है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, वो काफी इस सभा से हाईलाइटेड है, जिन्होंने काफी आंदोलन भी किया है और भूख हड़ताल भी किया है। पता नहीं क्या नाम था, मैंने 12th क्लास में पढ़ा भी था उनके बारे में, लेडी के बारे में, बट अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि लेडी का नाम क्या है। इरोम अगर शर्मिला किसी आई को थिंक। याद, हाँ हाँ, हाँ हाँ, यही है, एकदम सर मिला। यही है, हाँ यही है, इरोम और मिला। तो ये जो लेडी है, इन्होंने काफी डेडिकेटली, काफी ऑनेस्टली इस एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ा। और जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो ह्यूमन राइट्स जो एसोसिएशन है, उन्होंने काफी इस चीज को मतलब बढ़ाया भी कि नहीं वो सही कह रही है। बाकी सर आप बताइए, मुझे थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, ज्यादा है नहीं। नहीं नहीं, जितनी जरूरत है उतनी आपने बताई, सही बताया आपने, ठीक है। आलेख्या, डिड यू गेट एनीथिंग? No, sir. So with regards to AFSPA, I have not heard, sir. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, होता क्या है ना कि कुछ एरिया हमारे
यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, वहां पे सिस्टम बनेगी कि चलो आप जन सरकार बनाओ, सीएम चूज करो, एमपी चूज करो, एमएलए चूज करो, और फिर आराम से रहो, पुलिस अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो, सरकार अपना काम करेगी, आप टैक्स देते रहो। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे सिक्योरिटी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। गॉट इट? जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, गॉट इट, मेघालय के अंदर, आसाम के अंदर, मणिपुर में, मिजोरम में, तो वहां पे कई बार सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। इसके दो कारण है, तो बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। दूसरा रीजन होता है हमारे खुद के लोग वहां पे सिविल वॉर कर रहे हैं, जैसे कि आसाम में कुछ रीजन है, राइट, जैसे कि नागालैंड में कुछ रीजन है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग होना है, वी हैव टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया, जैसे खालिस्तानी है, जैसे कश्मीर के कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जैसे आसाम का बोडोलैंड है, जैसे नागालैंड तो पूरा स्टेट ही अलग करने की बात करता है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि हमें पूरा अलग कर दो इस कंट्री से, वी हैव टू मेक अ सेपरेट कंट्री। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे नॉर्मेलिटी नहीं बन पाती है, और ना वो पुलिस को काम करने देते हैं, ना सरकार को काम करने देते हैं, तो काम कैसे चलेगा? सिविल सर्वेंट की तो बात ही भूल जाओ। तो उस सिचुएशन में आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है। आर्मी की स्टेबल रखने के लिए उस जगह को आपको एक्स्ट्रा पावर, अनलिमिटेड पावर, एक तरह से जो मन में आए वो करो। अगर आपको लगता है कि ये लोग मतलब गलत हो सकते तो सीधे गोली मार दो। और आर्मी क्या करती है, सिक्योरिटी के लिहाज से कई बार जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती है। जैसे अनफॉर्चुनेटली पिछले साल क्या हुआ था, नागालैंड में 13 ट्राइबल कम्युनिटी वो अपना काम करके वापस आ रहे थे, ठीक है, और वो ट्राइबल कम्युनिटी थे, उनके लैंग्वेज में अलग होते थे, तो आर्मी ने उनको स्टॉप की कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाए वो, एंड आर्मी किल दो 13 पीपल, उनको टेररिस्ट समझ करके, गॉट इट, टेररिस्ट समझ करके आर्मी किल्ड 13 पीपल, बट दे वर इनोसेंट, दे वर ट्राइबल पीपल, दे वर कॉमन मैन। ये एक एग्जाम्पल है, पिछले 75 सालों में इतनी कितनी घटनाएं घटी होंगी, समझ गए? पहली चीज। दूसरी चीज उसमें क्या होता है कि पुलिस जिसको चाहे उसको बिना किसी मतलब ग्राउंड पे अरेस्ट भी कर सकती है, जेलों में डाल के रख सकती है आर्मी बेसिकली, राइट। इसके लिए अभी क्या, पहले कोर्ट में जाओ, प्रूफ हो गया तब गिल्टी होगी। आसपा जहां पे है वहां पर नहीं, वहां पे जिसको मर्जी वो उसको जेल में डाल सकते हैं, गोली मार सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है ना कि कई बार आर्मी के अंदर ये देखा गया है, आर्मी सैल्यूट टू आर्मी, लेकिन देखो ब्लैक शिप है ना, काले भेड़िए हर जगह पर होते हैं। तो आर्मी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रमोशन पाने के लिए क्या करते हैं, फेक इनकाउंटर्स करते हैं, आम जनता को, आम लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करके उनको इनकाउंटर करके प्रमोशन ले लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, फेम कमा लेते हैं। आपने मूवी देखी हैदर? वो नहीं देखे तो आपने जॉली एलएलबी देखी होगी ना, जॉली एलएलबी 2 अक्षय कुमार वाली। तो इसमें पुलिस कैसे फेक, तो ये केसेस देखने को मिले। चौथी प्रॉब्लम क्या है जो आयुषी ने बताया, राइट, कि समटाइम्स सम बैड पीपल इन आर्मी एज वेल, राइट, व्हाट दे डू, they misbehave with the women's because they have unlimited power, so they do whatever they want to do, right। हालांकि आर्मी इसके लिए हमेशा डिनाई करती रही है। एक बड़े फेमस पर्सनालिटी आर्मी, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, जनरल जीडी बख्शी। यूट्यूब के ऊपर कभी आप उनकी डिबेट सुने आफ्स्पा के बारे में, आप इस तरीके से उन्होंने बात की है कि आपको आफ्स्पा 100% सही लगेगा, और जरूरत भी एक तरह से मतलब कुछ तो सही है ना इसमें, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कितना ज्यादा वायलेशन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज सम कंफ्यूजन बिटवीन दिस टू थिंग्स, गॉट इट। चलो इनके बारे में अलग से पढ़ोगे आप, इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस होता है, वहां पर आप डेफिनेटली इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ओके, डॉक्टर ट्रीटिंग टेररिस्ट, देखो कितना डिफिकल्ट टॉपिक था, यहाँ पे आप आसानी से समझ गए, राइट। तो चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। अच्छा टीचर होना चाहिए समझाने वाला, और अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए समझने वाला। अच्छा टीचर मैं हूं या नहीं वो तो नहीं जानता, लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो ऐसा मैं जरूर मानता हूं। डॉक्टर ट्रीटिंग टेररिस्ट, अगर जिन बच्चों ने सीबीएसई से पढ़ाई करी है, क्लास 12th में है ना, एक इंग्लिश की बुक थी फ्लामिंगो, उसमें एक
फ्लामिंगो एक और किताब थी, उसमें एक चैप्टर था जिसमें आपने पढ़ा होगा जापानीज डॉक्टर के बारे में। तो जापानीज डॉक्टर क्या करता है, उसके घर में एक अमेरिकन सिपाही आ जाता है, जो कि पेशेंट होता है, उसके लिए दुश्मन है वो, लेकिन वो डॉक्टर क्या करता है, उसकी जान बचाता है। तो मुझे बताओ, डॉक्टर के सामने अगर कोई टेररिस्ट आ जाए तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? इन जनरल तो मना कर देगा आदमी, लेकिन उसके जो डॉक्टर जब वो बना था तब उसने एक ऑथ लिया था, तब उसने एक शपथ लिया था। क्या था उस शपथ के अंदर? उस शपथ के अंदर यह था कि मेरे सामने कोई भी मरीज हो, मेरा कर्तव्य है उसकी जान बचाना, उसकी बैकग्राउंड क्या है डजेंट मैटर, अगर वो जख्मी है तो मैं उसकी जान बचाऊंगा। यही तो ऑथ लेते हैं वो। सो आपके हिसाब से क्या ये सही है? इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, राइट? Alexa will answer this. Yes, Alexa, what is your point? Yes, sir. Terrorist? Yes, sir. Doctors actually they should treat terrorists, sir, because everyone, all the human beings, they have only one life, sir. So the main motive of becoming a doctor is to save the lives of the people. So whether it may be terrorist or a good person or a bad person, or it may be anything, sir, the doctor has to save the lives of the people. Even if you know कि वो जो terrorist है, he had killed 500 people like Kasab. Even after knowing that, you should treat her or him. Yes, sir. Definitely, sir. Because that Kasab is also a human being, no, sir, who is having the life. अच्छा, बाकी 500 लोगों को उसने मारा, उसकी उनकी कोई लाइफ नहीं थी। सर क्योंकि सर अगर कसाब को कोल्ड कुछ आ गए तो सर, फीवर कुछ आ गए तो डॉक्टर शुड ट्रीट नो सर। All right. Yes, Badal, your contribution. एक्चुअली सर आई एम एग्री विद द पॉइंट ऑफ आलेख्या कि जो अभी आपने वर्ड यूज किया ना, उसको हिपोक्रेटिक ओथ बोला जाता है। कॉन्सेप्ट है ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने बेसिकली, आपका जो धर्म है, धर्म इन द सेंस कि जो आपने ओथ लिया है, आपको डेफिनेटली वो परफॉर्म करना चाहिए। और वो है या टेररिस्ट है या नहीं है, वो वहां की जो कंट्री है, जो जुडिशियरी है, वो प्रॉपर लॉ के थ्रू सजा देगा। यू आर नॉट सपोज टू डू दी, मतलब सजा आप देने का आपके पास राइट्स ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, आपकी जो ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, वो आपको परफॉर्म करना चाहिए। जो कि उस किताब में वो किया भी था, जो जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, उस किताब में उस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी। राइट, बिल्कुल, डॉक्टर ने जान बचा थी, ये जानते हुए कि वही अमेरिका ने जापान के 2 शहरों को एटम बम से उड़ा दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी। ये जानने के बावजूद उस डॉक्टर ने और उनकी वाइफ हाना ने उस अमेरिकन सिपाही की जान बचाई, ये जानते हुए कि दुश्मन की सेना का है। They saved him because being a doctor, this is their responsibility. Similarly, वो जो सोल्जर था अमेरिका का था, तो being a soldier उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने देश की तरफ से लड़ना। Got it? That's why army respect everyone. पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हम लोग करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आर्मी होती है ना बॉर्डर पे, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, बिकॉज कोई पर्सनल दुश्मनी तो है ही नहीं ना। आप इंडिया से हो तो आप इंडियन सोल्जर हो, आप इंडिया को प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन जो लेट से अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए होते, अनफॉर्चुनेटली मान के चलो, तो क्या वहां की आर्मी में आज जाते तो क्या वहां की आर्मी की तरफ से नहीं लड़ते? अगर नहीं लड़ते तब वो देशद्रोह होता। तो एज अ डॉक्टर, बीइंग अ सोल्जर, जो भी हमारी ड्यूटी है वो करना चाहिए। क्या है हमारी विचारधारा, हमारी परसेप्शंस, हमारी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट, हमारा मजहब, हमारी कास्ट, हमारी वैल्यूज, हमारी बिलीफ बीच में कई बार आपको रोकने की कोशिश करते हैं, समझे? तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, तो आपको इस लेवल का माइंडसेट रखना पड़ेगा, बैलेंस बनाना आना चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर केवल अफवाह की बात नहीं करता, केवल ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता, वह दोनों की ही बात करेगा। वो सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेगा और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को भी रोकने की पूरी कोशिश करेगा, राइट? सर एक चीज ऐड ऑन करूँ, यस। अभी जो आपने लाइन बोला ना, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन याद आ गई, पता नहीं अचानक याद आ गई। जब बताइए। वो संसद में थे, व्हेन ही वाज इन इंडियन पार्लियामेंट, एंड उन्होंने बोला था, उस टाइम पे आई थिंक पीएम थे, तो उन्होंने बोला था कि सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, आज हमारी है कल आपकी होंगी, ये देश रहना चाहिए। तो कहीं और ना यह कहीं देश का उनका जो लोकतंत्र इशारा था, रहना चाहिए। हाँ, तो उनका जो इशारा था वो यही था कि भाई आप किसी भी पार्टी में हो, डजंट मैटर, लेकिन जो अगर देश की अगर बात आ जाती है, अखंडता की बात आ जाती है,
तो हम सब पहले भारतीय हैं, Finish. उसके बाद हम हिंदू हैं, क्यों? उसके बाद मुस्लिम। ऐसा था कुछ। बहुत सही बताया आपने, वो भी बिल्कुल इसी बीच का एग्जाम्पल है। मतलब कि इतनी बड़ी बात बोलना कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, कुछ लोगों ने तो कुर्सी को ही अपना सांप बन के कुंडली मार के बैठे हुए। बट इज सेड अबाउट दिस ब्यूटीफुली, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो बिल्कुल ऑफिसर्स को एफआई होना चाहिए। वो जानता है कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, वो जानता है कि 2 महीने बाद मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में चला जाऊंगा पता नहीं है मुझे, लेकिन वो सही काम करना छोड़ता नहीं है। गॉट इट। चलो दूसरे एग्जांपल्स की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आप जानते हैं, भारत सरकार की एक इनिशिएटिव चल रही है स्मार्ट सिटी परियोजना, जिसके अंदर 100 शहरों को 100 सिटीज को लिया गया है। अपने अपने स्टेट के सिटीज का नाम याद रखोगे आप। गॉट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है। तेलंगाना से कौन सी सिटी को लिया गया है? बिहार से कौन सी सिटीज को लिया गया है बादल? सर मेनली 4 ही हैं, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। बहुत, मुझे तो बहुत कम लगता है, इनको अब होना चाहिए था। और बिल्कुल यूजी से शुरुआत है एक बार, उसके बाद नहीं नहीं, शुरुआत तो है लेकिन फिर भी बहुत कम है, मात्र 4 को लिया गया है। एग्जैक्टली। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो 80% फंड है ना, वो अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब वो यूज कर ही नहीं रहे हैं लोग। पैसा दिया गया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कि बनाओ, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे ऑफिसर्स को पैसा ही नहीं हो रहा है। क्यों? काम कर ही नहीं रहे। काम करेंगे तभी तो पैसा खर्च होगा ना। गॉट इट। 80% फंड अंडर यूटिलाइज है। ओके, मतलब पैसा मिलने, एक तो रोते रहते हैं कि फंड नहीं है फंड नहीं है, पैसा नहीं है, और पैसा दे भी दिया गया तब भी वो काम नहीं कर रहे। 20% ही काम किया इन लोगों ने। सिमिलरली एक होता है एमपी लैड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि सभी एमपी को 5 करोड़ रुपए पर एनम मिलता है अपने जहां से वो चुन के आ रहे हैं, जहां के स्टेट से आ रहे हैं वो, वहां पे अपने एरिया के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशनरी एरिया जो होता है, उनके पास निर्वाचन क्षेत्र होता है, वहां पर वो 5 करोड़ रुपए साल का खर्च करें। लेकिन ये लोग भी खर्च नहीं करते। मतलब काम करेंगे तभी तो खर्च होगा ना। गॉट इट। सो ये अगेन कोविड टाइम में स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन वापस से शुरू कर दिया गया, इसको ध्यान रखेंगे आपको। दरवाजा बंद कैंपेन आपको याद होगा। दरवाजा बंद कैंपेन कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के साथ में। बाथरूम बाथरूम का यूज करने के लिए, टॉयलेट्स का यूज करने के लिए। गॉट इट। स्पोर्ट्स एथिक्स का अगर आपने एग्जांपल देना है तो राहुल द्रविड़ का एग्जांपल दे, लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग का एग्जांपल दे। स्पोर्ट्स एथिक्स क्या होता है? मतलब स्पोर्ट्स में रहने के बावजूद आप वहां पे एथिकल वैल्यूज को शो कर रहे हो। गॉट इट। ये एक एग्जांपल है। आप एमएस धोनी का एग्जांपल दे सकते हैं, आप सचिन का एग्जांपल दे सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। ओके, तो स्पोर्ट्स एथिक्स क्या बताता है? आप हार रहे हो जीत रहे हो, यू आर ऑलवेज गुड, यू आर ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। तो वो मतलब बड़े काम रहते थे। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको पहले खिलाओ लास्ट में खिलाओ, डजंट मैटर, ही इज ऑलवेज हैप्पी। वो हार गए जीत गए, वो तो एक बात की बात है, लेकिन ही इज ऑलवेज शेकिंग हैंड्स विद द अदर पार्टी, राइट, टीम फ्रॉम द अदर कंट्री। सर सर ये राहुल द्रविड़ का जो आपने नाम लिया है, तो अभी इनको रिसेंटली बीसीसीआई ने 125 करोड़ का वो बोला था, ठीक है, कि हम आपको देंगे। तो हाँ जी, 5 करोड़ सभी को मिलना था, ठीक है, लेकिन इनका जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनको 2.5 करोड़ देने की बात कही, तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। बोला कि अगर आपको देना ही है तो सबको 5 दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो क्या ये बात है। एग्जाम्पल यहाँ एड ऑन हो सकता है क्या कि नहीं? बिल्कुल एब्सोल्युटली मैन, कितना बढ़िया एग्जाम्पल, क्या शानदार एग्जाम्पल ये। वो क्रिकेट टीम के कोच हैं, और कोच अपने सपोर्टिंग स्टाफ के लिए इतनी बड़ी बात बोल रहा है। कोई नहीं सोचता उनके बारे में, नोबडी थिंक्स अबाउट देम, बट ही इज द मैन जो सामने आया और अपने पैसे को कम करवा के बोल रहा है उनके लिए भी करो, उनके लिए भी दो। तो दैट्स अ वंडरफुल नहीं सर, एग्जांपल। उन्होंने कम, हाँ उन्होंने ये बोला कि अगर देना ही है, अगर आपने 2.5 उनको बोला है तो ऐसा नहीं है, इस जीत में उनकी भी इक्वली इंपॉर्टेंस है, तो अगर देना है तो 5 ईच को दीजिए, अदरवाइज आप हमें भी मत दीजिए, आप रख लीजिए आप। राइट, नहीं सही बात। चलो गाइस, कंपैरिजन का कुछ एग्जांपल कंट्री वाइज देखते हैं। सो देखो, कोमागाता मारू इंसिडेंट में एक्चुअली में ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल देना हो तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडिया में अंग्रेज बहुत जुल्म करते थे हमारे ऊपर, और पंजाब में ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी थे, है ना, शहीद आजम भगत सिंह, राय, दिलीप, तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे।
तो वो लोग अंग्रेजों से हमेशा पंगा लेते रहते थे। तो एक बार यहाँ के अंग्रेजों से परेशान होकर के उन्होंने क्या किया, एक पूरी शिप पर बैठ करके कनाडा चले गए, क्योंकि कनाडा और अमेरिका में बहुत सारे इंडियन छुपे हुए रहते थे, वहां अच्छे से रहते थे, और वो वहीं से मूवमेंट चलाते थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। गॉट इट। लेकिन हुआ क्या कि कनाडा जब ये पहुंचा तो ब्रिटेन की महारानी ने कनाडा को धमकी दे दी कि जो इंडियंस वहां पहुंच रहे हैं उनको एंट्री नहीं दोगे आप। तो कनाडा चाहता था वो लोग आ जाएं, लेकिन ब्रिटेन के दबाव में, क्योंकि आधी दुनिया पे राज था ब्रिटेन का, तो इसके दबाव में उनको एंट्री नहीं मिली कनाडा के अंदर। मजबूरन 1 महीने वहां पर स्टे करने के बाद बाहर में ही, पोर्ट में ही उनको वापस आना पड़ा, और वो वापस आते हैं बांग्लादेश वाले रीजन से कोलकाता की ओर। तो जब बांग्लादेश से वापस एंट्री करते हैं ना कोलकाता में, तो वहां पर ब्रिटिश पुलिस फोर्स ने दे स्टार्टेड फायरिंग, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था ना, वैसे ही मैसेक्योर उन्होंने शुरू कर दिया, जिसमें 22 पीपल मारे गए और हंड्रेड्स ऑफ पीपल जख्मी हो गए, इंजर्ड हो गए। तभी वेरी रिसेंटली 100 साल जब इसका पूरा हुआ था, तो जस्टिन ट्रूडेव, आप जानते हैं जस्टिन ट्रूडेव, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपॉलॉजी मांग करी 100 साल बाद कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे सीनियर्स ने गलती करी और हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। सर पीएम नहीं है, शायद प्रेसिडेंट है ना जस्टिन ट्रूडो। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कुछ कंट्रीज में पीएम होते हैं, कुछ कंट्री में प्रेसिडेंट होते हैं, जहां तक मुझे याद है कनाडा के अंदर पीएम होते हैं, बट आप देख लीजिएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, कहने का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। गॉट इट। सिमिलरली जर्मनी ने क्या किया, बहुत सारे सीरियन रेफ्यूजीज को अपना लिया। सीरिया आप जानते हैं, सीरिया मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, वहां पे ऊपर बड़े जुल्म हुए। वहां पे आपको याद होगा ISIS नाम का आतंकवादी संगठन था, तो पूरे पूरे कंट्री को इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो यहाँ पे यूरोप ने, अमेरिका ने, रसिया ने बड़े जुल्म किए। गॉट इट। तो सीरिया के बहुत सारे जो रेफ्यूजी थे, जो आम जनता थे, उनको जर्मनी ने अपना लिया कि आप हमारे देश में आ जाओ। बांग्लादेश ने क्या किया, रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के ही, रोहिंग्या मुसलमान ओरिजिनल पीपल है म्यांमार के, लेकिन म्यांमार के लोगों ने, वहां की आर्मी ने, वहां की सरकार ने उनको अपने ही देश से निकाल दिया। तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो पड़ोसी देश बांग्लादेश ने उनको शरण दी है अपने पास, रेफ्यूजीज के तौर पे कि आइए आप हमारे पास रहें। वहां की आर्मी उनको मारती है, खुलेआम गोली मारती है उनको। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर है ना एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब के ऊपर, प्लीज वॉच दैट, आपकी वैल्यू एडिशन होगी। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि कंट्री भी अपने अपने लेवल पे चाहे तो कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी जैसी चीजें दिखा सकती है। तो ये एग्जांपल सारी चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, सो दैट आपको याद रहे, आप इनको समझो, इनके साथ जो वैल्यूज एसोसिएटेड है उनको ध्यान में रखो और अपने आंसर्स में लिखें। ये केवल जीएस पेपर के आंसर्स में नहीं लिखे जाएंगे, ये एथिक्स के आंसर में भी लिखा जाएगा, एसए के आंसर में भी लिखा जाएगा। अगर आपको ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ओके, तो वहां पे इन तरह के एग्जांपल्स को लिख सकते हो। इंटरव्यू में तो ऐसे एग्जांपल आप दे ही सकते हो, देना ही चाहिए, राइट। और बेहतर इंसान, एग्जाम से कहीं ऊपर एक बेहतर इंसान बनने में, गुड ह्यूमन बीइंग बनने में ये सारी बातें आपकी बहुत हेल्प करेंगी, बहुत ही मदद करेंगी। ऑलराइट, से सारे एग्जांपल्स हम आने वाले टाइम में दूसरे क्लासेस के अंदर भी देखेंगे। चलो इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, 2 पॉइंट और हैं इसमें, लेट्स फिनिश इट। यूएस ने क्या किया, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उसके, तो यूएस ने UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनेस्को, गॉट इट, यहां से वो बाहर निकल गया। गॉट इट, क्यों? क्योंकि यूएस इसमें काफी बढ़िया फंडिंग देता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अपने फंडिंग को बचाने के लिए ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी वो बाहर निकल गए। तो एक बढ़िया एग्जांपल नहीं है, राइट। ट्रंप ने क्या किया था, यूएन और मेक्सिको का जो बॉर्डर है, पॉलिसी लेकर के आता है अमेरिका फर्स्ट एंड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो ये एक नेगेटिव एग्जांपल है कि सरकारें किस तरीके से नेगेटिव चीजों को भी अपना सकती हैं अगर उनके अंदर कंपैशन नहीं है। तो अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल देखा, बांग्लादेश का, कनाडा का, जर्मनी का, वो कंपैशन का एग्जांपल था। लेकिन UNHRC जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है, यूनेस्को जो कि एजुकेशन के लिए काम कर रही है, इन सोसाइटीज को सपोर्ट ना करना, ये कैसा डिसीजन है? ये तो ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। गॉट इट। अमेरिका फर्स्ट और मैक्सिको फर्स्ट क्यों नहीं?
बराबर पे क्यों नहीं देख रहे हो आप मेक्सिको को? दोनों कंट्री क्यों नहीं बराबर हो सकते? तो इस तरह की चीजें क्या है कि थोड़ी सी सख्त होती है, कंपैशन को क्वेश्चन करती है सारी बात। तो दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना, राइट। चलो अगली क्लास में हम इंडियन एथिकल एक्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स एप्टीट्यूड वगैरह के बारे में देखेंगे, कोड ऑफ एथिक्स वगैरह ये सारी बातें समझेंगे। डिजिटल इंडिया, भूमि परियोजना, ई सेवा, कितनी शानदार चीज। एक्चुअल में ये होती है तैयारी। प्रीलिम्स की समझती, बट एक्चुअल में ये सारी चीज तैयारी होती है। ये चीजें पढ़ने के बाद आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा। अगर यही चीज क्लियर नहीं है, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, फोकस शुड बी ऑन नीति एंड नियत टू। नीति पर भी और नियत पर भी। नियत यानी आपका इंटेंशन क्या है, नीति यानी आपकी पॉलिसी क्या है। केवल नीति को मत देखो, नियत को भी देखो। आईएएस बनना चाहते हो ठीक है, लेकिन आपकी नियत क्या है आईएएस बनने के पीछे? ये यूपीएससी चेक करती है इंटरव्यू में, एथिक्स में। कैसे बचोगे आप? गॉट इट? तो वी हैव अ लॉट टू मास्टर। और ये चीजें मास्टर करने के बाद डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। देखो इस लेवल के टू द पॉइंट नोट्स, शानदार डिस्कशन, इतनी एक्सप्लेनेशन, इतने सिंपल तरीके से कोई नहीं बताता। आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप यहाँ पे भी इसको यूज करके अप्लाई नहीं करोगे, सीरियस नहीं लोगे, तो नो बडी कैन हेल्प यू एक्चुअली, बिकॉज गॉड भी उससे की हेल्प करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे।